सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये डेस्टिनी बॉट अस टुगेदर का पार्ट 6 है। इसके पिछले पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सिनर्स थियो और नोएमी को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। पियरे सोच रहा होता है वो लोग थियो और नोएमी को अपने साथ क्यों ले गए हैं। वो सिनर्स आखिर उनसे क्या चाहते हैं। तभी उसे थियो का आयरन क्राउन वही जमीन पर पड़ा मिलता है। पियरे उसे उठा लेता है। इधर उन सिनर्स में से एक आदमी बोलता है, वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा हमने तो इन दोनों को तुरंत ही पकड़ लिया। वैसे मैं जरा इस खूबसूरत हूर को तो देख लूं। वो नोएमी का चेहरा पकड़कर बोलता है, जैसा कि लोग कहते हैं तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे इतने खूबसूरत होने का आखिर क्या फायदा। तुम आखिर हो तो एक प्रॉफिट ही, है ना। उसके छूने पर नोएमी एक विजन देखती है जहाँ ये सिनर्स उसे उसके डैड यानी मंदिर के पुजारी के हवाले कर रहे होते हैं। वो सोचती है, क्या इन लोगों को बेलोन फैमिली ने हायर किया है। वो कहती है, इसी वक्त तुम मुझे छोड़ो। वो आदमी बोलता है, अरे जरा इसकी बोली तो देखो, लगता है तुम नहीं जानती कि तुम इस समय किस सिचुएशन में हो। बॉस, क्या मैं निशाने के तौर पर इसके चेहरे पर एक कट लगा दूं। वैसे भी जब हम इसे उन लोगों को सौंप देंगे तो ये मजे से अपनी जिंदगी जिएगी। इसके चेहरे पर का निशानी से हमारी याद दिलाता रहेगा। बॉस कहते हैं, तुम्हें इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमारा मेन टारगेट की लड़की नहीं बल्कि। तभी थियो चिल्लाकर बोलता है, कमीने, तूने नोएमी को छूने की हिम्मत भी कैसे की। वो उस आदमी को धक्का देकर गिरा देता है। हाथ बंधे होने के बावजूद वो अपने पैरों से उसे मारने लगता है। उनमें से एक लड़की बोलती है, लगता है इस बेवकूफ को समझ नहीं आ रहा कि ये किस मुसीबत में है। थियो को पकड़ लिया जाता है। उनका बॉस थियो की शर्ट की तलाशी लेता है पर उसके पास आयरन क्राउन का टुकड़ा नहीं होता। बॉस उसे फटकारता है, चालाक चूहे, तूने उसे कहाँ छुपा कर रखा है। वो थियो की कॉलर पकड़ता है। थियो बिना कुछ बोले उस पर थूक देता है। बॉस बोलता है, जरूर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी जान भी इस होली लेडी की जैसी कीमती है क्योंकि तुम इसके साथ में हो, पर तुम ये मत समझना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग सुनो, हमें इस थेरियट के साथ ज्यादा नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं। तुम लोग इसके साथ कुछ भी करो पर ध्यान रखना कि ये मरने ना पाए। वो लोग थियो को अपने साथ में लेकर जाने लगते हैं। नोमी परेशान होकर बोलती है, नहीं सर, थियो गॉड ओलैग ये सब नजारा देख रहा होता है। वो बोलता है, जरा इन बेवकूफों को तो देखो, इन्हें मेरी पत्नी के साथ ढंग से मैनर्स में रहना भी नहीं आता। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने एक फ्यूचर विजन देखा जिसमें मैं नहीं था। माय डियर वाइफ, तुम केवल तभी कंप्लीट हो सकती हो जब तुम्हारे पास मेरा यानी ओलैग का साथ हो। देखो तुम्हारा भविष्य मेरे बगैर कितना खोखला है नोएमी। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम जल्द ही मेरे पास वापस लौट आओगी। स्लैन के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा सिनस राजधानी के इतने करीब आ गए। क्या हमें इस घटना के बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। वैसे उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं जिसे वो अपना घर कह सके। पियरे सोचता है, मैंने वो निशान पहले भी देखा है, कहीं वो लड़की वही तो नहीं। उन सिनर्स के साथ में ये लड़की जिसने नोएमी को अपने साथ अपने घोड़े पर खींच लिया था, इसका नाम प्रोमे है। पियरे मन में कहता है, प्रोमे स्लैंड की एक नाइट हुआ करती थी पर अब वो उन सिनर्स के साथ मिलकर एक डकैत बन गई है। कापी वहाँ आती है। वो पियरे से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उन लोगों को पूरब की ओर जाते हुए देखा था। वो थियो और नोएमी को अपने साथ उसी ओर लेकर गए हैं। मैंने सुना है कि सिनर्स हर दिन 1 एकड़ से ज्यादा का सफर नहीं करते और सूरज डूबने के बाद वो रुक जाते हैं। तभी आयरन क्राउन हिलने लगता है। पियरे कहता है, मैं जाऊंगा। काप्पी कहती है, यानी आखिरकार तुम अपने दोस्तों को बचाने जा रहे हो, है ना। पियरे बोलता, नहीं, मैं तुम लोगों के साथ राजधानी जाऊंगा। वो एक बाज को अपने पास बुलाते हुए सोचता है, थियो बिना किसी वजह के इस आयरन क्राउन के टुकड़े को यहाँ छोड़कर नहीं जाता। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि वो लोग इसके पीछे भी पड़े होंगे। अगर ये सच है तो सिनस इस टुकड़े को ढूंढने के लिए यहाँ दोबारा आ सकते हैं। काप्पी बोलती है, तुम तो उससे कहीं ज्यादा बुज़दिल निकले जितना कि मैंने सोचा था। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे दोस्त जिंदा है या नहीं, इसके बावजूद तुम उन्हें ऐसे ही छोड़कर भाग रहे हो। हाँ, पियरे कहता है, मैं भाग नहीं रहा, शायद ये रोड खतरनाक हो सकती है, इसीलिए हमें अब अलग हो जाना चाहिए। कापी उसे अपनी ओर घसीट कर बोलती है, क्या तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। अभी कुछ टाइम पहले वो तुम ही थे ना जो मेरे पास मदद मांगने आए थे, और अब अचानक तुम अलग हो जाने की बात कर रहे हो। पियरे बोलता है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम और यहाँ के लोग सुरक्षित रह सके। कापी उसे छोड़कर कहती है, तुम बस केवल अपनी चिंता करो, समझे। वैसे तुम्हें अकेले जाने के लिए इतना उतावला होता देखकर मेरी तुम्हारे साथ जाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ मिस्टर पियरे कि तुम मुझसे आखिर क्या छिपा रहे हो। इधर बॉस और प्रोमे आपस में बात कर रहे होते हैं। थियो और नोएमी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। थियो सोचता है, मैं इन लोगों की बातें नहीं सुन पा रहा। नोएमी बोलती है, ये लोग डेविल की भाषा बोल रहे हैं। मैंने इसे पहले भी सुना है, इसका इस्तेमाल ओलैग की किताब में भी हुआ है। ये वो भाषा है जिसे एडोस के फॉलोअर्स बोलते हैं। एडोस उनमें से पहला था जिसने ओलैग के खिलाफ फाइट की। एडोस के फॉलोअर्स को ओलैग के धर्म में दुश्मन माना जाता है। इसीलिए मुझे कोई आइडिया नहीं कि बेलोन फैमिली ने इन सिनर्स को कैसे हायर किया, पर मैं जिस चीज को लेकर क्यूरियस हूँ वो ये है कि इन्हें ये क्यों लगता है कि आपके पास उस आयरन क्राउन का टुकड़ा है जिसे आप इतने बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। बाय द वे, यहाँ हमें ये समझ नहीं आया कि एडोस, जो कि शायद ओलैग के जैसा दिखता हो, क्या वही डेविल है, और एडोस के फॉलोअर्स को सिनर्स क्यों कहा जाता है। खैर, इसका पता हमें आगे चलेगा ही। नोएमी की बात सुनकर थियो सोचता है, मैं नोएमी से क्या कहूँ।
क्या मैं उसे ये बात बता दूं कि मैं उस दिन ओलेग से मिला था, पर मैं ये सब नोएमी को नहीं बता सकता। बॉस वहाँ आते हुए बोलता है, तुम्हारी विरासत? हाँ। वो उन दोनों की आंख से पट्टी हटा देता है। बॉस थियो से बोलता है, तुमने मेरी चीज को चुराने की हिम्मत की, और तो और तुम उसे अपनी विरासत कह रहे हो। क्या तुम्हें ये सब जोआना ने बताया? थियो सोचता है, क्या इसका मतलब ये आदमी मेरी ग्रेट आंटी को जानता है? थियो की ग्रेट आंटी का नाम जोआना है। बॉस कहता है, मैंने तुमसे पूछा कि क्या वो जोआना थी जिसने तुम्हें ये बताया कि ये क्राउन तुम्हारे विरासत है? हाँ। थियो सोचता है, अरे इस आदमी के नेकलेस में से ठीक उसी तरह आवाज आ रही है जैसे उस क्राउन के टुकड़े में से आती है। उसे ओलेग की कही बात याद आती है। आयरन क्राउन के 3 टुकड़े हैं। थियो सोचता है, कहीं इसका नेकलेस भी आयरन क्राउन का एक टुकड़ा तो नहीं? बॉस बोलता है, अपने परिवार से झूठ बोलना, जोआना ऐसी ही लड़की थी। वो नोएमी से कहता है, हम लोग तुम्हें बेलोन फैमिली को सौंप देंगे और इसके बदले में हमें उस क्राउन के बचे हुए टुकड़े मिल जाएंगे। वैसे भी वो क्राउन सिर्फ और सिर्फ हमारा है। ये दोनों सोचते हैं, क्या बेलोन फैमिली के पास ही क्राउन के बचे हुए टुकड़े हैं? इधर थियो का भाई मैनन फैमिली के विला में आता है। थियो के भाई का नाम रॉइक फिरगैड होता है। मैनन फैमिली का हेड सर ह्यूज वही इंसान है जिसे हमने पार्ट 2 में देखा था। रॉइक ह्यूज से मिलने आता है। ह्यूज बोलता है, आपका स्वागत है मिस्टर रॉइक फिरगैड। मेरे ख्याल से कहीं आप रास्ता तो नहीं भटक गए और भटकते भटकते मेरे विला में आ पहुंचे। रॉइक बताता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा परिवार इस वक्त मुश्किल समय का सामना कर रहा है। ह्यूज बोलता है, हाँ मुझे याद है, हालांकि मुझे तुम्हारी बात ज्यादा पची नहीं। आपकी फिरगैड फैमिली तो वफादारी से ओलेग पर भरोसा करती है, तो फिर आप ही बताइए कि मैं उन लोगों की मदद भला क्यों करूं जो कि ऐसे धर्म को मानते हैं जो शाही परिवार के खिलाफ हो। मैं इस मुद्दे के बारे में चाहे जितना सोच लूं, मुझे इसका कोई ठोस कारण नहीं मिल रहा। तो मेरी बात से सहमत होना चैम्बरलाइन? चैम्बरलाइन सकपकाकर बोलता है, हाँ हाँ बेशक। वो सोचता है, मास्टर ह्यूज ये कई बार बेलोन फैमिली से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर चुके हैं, सो मैं श्योर हूँ कि अब इनका सब्र जवाब दे रहा होगा। बेलोन फैमिली ने नेशनल हॉलिडे के दिन धार्मिक सभा का अरेंजमेंट करना शुरू किया, जिसकी वजह से लोग महलों के बजाय मंदिर की ओर अट्रैक्ट होने लगे, और उन्होंने फिरगैड फैमिली को जड़ से मिटा देने का फैसला बिना किसी की परमिशन के खुद ब खुद ही कर लिया। ये सब फिरगैड परिवार के लिए कितना बुरा है। मुझे नहीं लगता कि बेलोन फैमिली इन्हें इतनी आसानी से छोड़ देगी। ह्यूज बोलता है, मिस्टर रॉइक फिरगैड, आप लोग अभी तक बेलोन फैमिली की ओर वफादार रहे हैं, तो फिर अब क्या हुआ? रॉइक कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ पर नोएमी का भाई एंजो आता है। उसे यहाँ देखकर ह्यूज और रॉइक दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। ह्यूज कहता है कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। मैंने कभी भी आशा नहीं की थी कि हम तीनों इस तरह मेरे महल में मिलेंगे। रॉइक सोचता है, एक पुजारी रॉयल फैमिली के महल में आया, और तो और ये आज बिशप का बेटा ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉर्ड ह्यूज और रॉयल फैमिली के बीच का रिश्ता कितना लंबा है। लॉर्ड ह्यूज रॉयल फैमिली का एक हिस्सा ही है, और ये बेलोन फैमिली के कंपटीटर्स में से एक है। इस बात को जानते हुए भी एंजो यहाँ पर आया है। इसका मतलब ये है कि शायद पुजारियों को इस बात का पता चल गया कि मैंने मैनन फैमिली से मदद मांगी है। ह्यूज पूछता है, आपका परिवार इस समय मुश्किलातों से गुजर रहा है, तो बताइए आपको यहाँ पर क्यों आना पड़ा लॉर्ड एंजो? एंजो कहता है, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता था। ह्यूज बोलता है, हम दोनों? पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि रॉइक और मैं साथ में हैं? एंजो बताता है, वैसे मुझे नहीं पता कि आप दोनों की इस मुलाकात की वजह क्या थी, और मैं सच कहूँ तो मैं आप दोनों से अलग अलग बात करने की सोच रहा था, पर शायद आप दोनों से यहाँ पर एक साथ मिलना एक इत्तेफाक है। लॉर्ड ह्यूज और सर रॉइक, मैं एंजो बेलोन आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। आप दोनों फिरगैड परिवार की मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए एक साथ काम करने के बारे में क्या सोचते हैं? ह्यूज बोलता है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं और सर रॉइक रिश्तेदार बन जाए और मेरी बहन रॉइक से शादी कर ले? एंजो कहता है, बेलोन परिवार का विश्वास खोने के बाद फिरगैड फैमिली के पास बचने का यही एकमात्र तरीका है जिससे उनके पास शाही खून की ताकत आ सकती है। जब एक बार फिरगैड परिवार का रिश्ता आपसे जुड़ जाएगा तो मंदिर के आज बिशप इन्हें छू तक नहीं पाएंगे। ह्यूज बोलता है, आप कह रहे हैं कि इन फिरगैड को बचाने के लिए मैं अपनी बहन को बलि का बकरा बना दूं? एंजो कहता है, मैंने सुना है कि फिरगैड परिवार के पास अथाह संपत्ति है। लॉर्ड ह्यूज, भले ही आप शाही परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, पर आप सिर्फ राजा के दूर के रिलेटिव हैं। अगर आप ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव रहना चाहते हैं तो क्या आपको अपना राज्य बड़ा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? एग्जाम्पल के लिए सेना की ताकत, इसमें फिरगैड परिवार आपको मदद कर सकता है। ह्यूज सोचता है, वाकई ये रिश्ता बनाकर हम वो पा सकते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद इससे एंजो को क्या फायदा होगा? वो पूछता है, आपको हमें ये प्लान बताने के पीछे क्या कारण है? आप बेलोन फैमिली के बेटे और ओलेग के मंदिर के मेन पुजारी हैं, तो फिर आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं लॉर्ड एंजो? एंजो कहता है, मेरे डैड आज बिशप नोएमी की तलाश करने में बिजी हैं, और वो ये नहीं देख पा रहे कि फिरगैड परिवार देश की ओर ईमानदार है और मंदिर को दान करने में सबसे आगे रहता है। ह्यूज फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, हाँ तुम हो तो आखिर उसी लालची बेलोन फैमिली से ही ना? रॉइक सोचता है, मेरे परिवार को हमेशा नीची नजरों से देखा जाता था क्योंकि हम खानदानी तौर पर अमीरी कायम रखने में नाकामयाब रहे थे, पर लगता है कभी कभी दान में दिया गया पैसा आज काम आ रहा है। ह्यूज बोलता है, ठीक है मैं राजी हूँ, तो बताओ लालची पुजारी, इस सब के बदले में तुम्हें क्या चाहिए?
एंजे बोलता है, नोएमी बलोन, आप मेरी बहन को ढूंढिए और जब वो मिल जाए तो उसे मेरे पिता को सौंपने के बजाय मेरे हवाले कर दीजिए। इधर थियो सोच रहा होता है, क्या नोएमी को मेरे आयरन क्राउन के टुकड़े के बारे में पता था? तभी प्रोमे थियो को लात मारकर गिरा देती है। नोएमी बोलती है, थियो। प्रोमे कहती है, अच्छा तो तुम्हारा नाम थियो है हाँ? आखिरकार मुझे उस चोर जोआना के पोते से मिलने का मौका मिल ही गया। थियो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। प्रोमे उसके करीब जाते हुए बोलती है, जरा तुम्हारी आंखों में गुस्सा तो देखो। वैसे तुम्हारे जैसे अपनी बात पर कायम आदमी से मिलना मुश्किल है, तो मुझे पसंद आए। वो थियो की गर्दन पर चाकू रखकर कहती है, क्यों ना तुम इस होली लेडी को भूल जाओ और मुझसे शादी कर लो। ये कैसा रहेगा? मैं ताकतवर और स्मार्ट हूँ और मैं छोटी छोटी बातों पर रोती भी नहीं। इस होली लेडी जो कि एक नाजुक प्रिंसेस है, तुम्हें मुझे उसकी तरह हर समय प्रोटेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा। मेरे साथ तुम्हें गार्जियन बनने के बजाय एक असली मर्द बनकर रहोगे, समझे? तो बताओ तुम्हें ये प्लान कैसा लगा? तभी नोएमी दौड़कर आती है और प्रोमे को धक्का देकर थियो से दूर कर देती है। वो सख्त आवाज में कहती है, किसने कहा कि मैं एक प्रिंसेस की तरह पली बड़ी हूँ? मेरी जिंदगी भी कठिन रही है और सबसे जरूरी बात, तुम मेरे हस्बैंड को इस तरह से नहीं छू सकती, समझी? ये आवाज सुनकर बाकी लोग वहाँ आने लगते हैं। थियो नोएमी को ऐसे गुस्से में देखकर हैरान रह जाता है। प्रोमे कहती है, तुमने क्या कहा? क्या तुम लोगों ने सुना? ये कह रही है कि इसकी जिंदगी मुश्किल थी। क्या बकवास है, तुम तो लाइक के मंदिर में सारी सुविधाओं के साथ पली बढ़ी। पर जरा तुम्हारे इस बेदाग खूबसूरत चेहरे को तो देखो, तुम तो बेहद बेशर्म हो। वो नोएमी का मुंह दबाती है। उसके टच करने पर नोएमी को उसका फ्यूचर विजन दिखता है, जहाँ प्रोमे पियरे के साथ में किसी बात को लेकर बहस कर रही होती है। प्रोमे के हाथ पर भी ठीक वही टैटू होता है जो पियरे के हाथों पर है। ये निशान स्लैन देश के नाइट होने की पहचान होती है। नोएमी पूछती है, तुम पियरे को जानती हो है ना? हाँ, तुम जानती हो। तभी आज से कुछ दिनों बाद तभी वो नोएमी के बाल पकड़कर कहती है, चुड़ैल कहीं की, मैंने तुम्हें मेरा फ्यूचर देखने की परमिशन कब दी? थियो सोचता है ये सही नहीं लग रहा। इस लड़के का बर्ताव अचानक से बदल गया। प्रोमे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम अपनी पावर्स का यूज करके मेरा फ्यूचर देखो? थियो को वहाँ पर एक चाकू पड़ा दिखता है। वो उसका इस्तेमाल करके अपने हाथों की रस्सी काट देता है और नोएमी को प्रोमे से छुड़ा लेता है। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम नोएमी को छूने की हिम्मत भी मत करना। तभी बॉस आकर थियो की गर्दन पकड़कर उसे गिरा देता है। बॉस कहता है, मैं तुम्हें पहले ही खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे जोआना की याद आने लगती है। तुम तमीज से रहो वरना मेरे सब्र का बांध टूटते देर नहीं लगेगी। थियो चिल्लाता है, आखिर तुम हर बार मेरी ग्रेट आंटी के बारे में क्यों बात करते हो? आखिर तुम हो कौन? वो अचानक से बॉस के नेकलेस को पकड़ लेता है, जिससे वो किसी अलग दुनिया में पहुंच जाता है। वो कंफ्यूज होकर सोचता है, ये सब क्या है? मैं आखिर कहाँ पर हूँ? जरा रुको, नोएमी कहाँ है? उसके सामने एक पर्सन खड़ा होता है। वो किसी दूसरी भाषा में बोल रहा होता है। थियो को कुछ समझ नहीं आता। वो पर्सन बोलना शुरू करता है, एक बार एक सांप और नेवले की लड़ाई हुई। सांप ने नेवले को मार डाला, लेकिन वो नेवले के दांत से छुटकारा नहीं पा सका। नेवले का जहरीला दांत सांप की गर्दन के पीछे धंसा रहा। थियो उसे पकड़कर बोलता है, तुम आखिर कौन हो? वो पर्सन बताता है। अंत में सांप ने उसे निगल लिया और वो दांत उसके पेट में गड़ने लगा। वैसे ये वही गाना था जो एक बार थियो को उसकी ग्रेट आंटी ने सुनाया था। इधर ओलैक बोलता है, ये राक्षस की तरह है, इसके मर जाने के बाद भी इसकी बदबू अभी तक बनी है। थियो उस पर्सन से पूछता है, तुम्हें ये गाना कैसे मालूम? उसे वहाँ पर पियरे का इल्यूजन दिखता है, जिसमें वो घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा होता है। थियो चिल्लाकर बोलता है, पियरे जरा रुको, पियरे। पर क्योंकि ये इल्यूजन होता है, पियरे को उसकी बात सुनाई नहीं देती। थियो को एंजो दिखाई देता है, उसके हाथ में आयरन क्राउन का बचा हुआ टुकड़ा होता है। वो पर्सन उसे बताता है, केवल एक सच्चा भक्त ही उस दांत का इस्तेमाल कर सकता है। तभी बॉस के नेकलेस को छोड़ते ही थियो अपनी असली दुनिया में वापस आ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हुआ। बाकी सिनर्स थियो को मारने चलते हैं। तभी बॉस उनसे कहता है, इससे दूर हट जाओ और इसे छूना मत। वो सोचता है, जोआना, लगता है हम अपने अतीत से कभी नहीं आजाद हो पाएंगे। अब इस सब के बाद थियो और नोएमी को दोबारा से बांध दिया जाता है। रात के समय प्रोमे के पास एक बाज आता है। वो पियरे का मैसेज लेकर आया होता है। प्रोमे बोलती है, आपको काफी टाइम लग गया कमांडर। वो उस चिट्ठी को पढ़ लेती है। अब वो बाज प्रोमे का मैसेज लेकर पियरे के पास आता है। उस चिट में लिखा होता है, अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इन लोगों को बताना होगा कि आयरन क्राउन का बचा हुआ टुकड़ा कहाँ पर है। पियरे सोचता है, क्या उन्हें ये पता चल गया कि ये टुकड़ा मेरे पास है? इन लोगों की मेन टारगेट नोएमी है। मुझे इस बात पर यकीन है कि ये सब ओलैक के ही लोग हैं। पर अगर ये सच है तो इस बात में कोई शक नहीं कि ये क्राउन ओलैक और इंसिनस दोनों के लिए ही बहुत कीमती है। मुझे खुद ही सारी चीजें क्लियर करनी होगी। इधर ओलैक के चर्च के पुजारी फिरगैट फैमिली को सजा देने के मुद्दे पर बहस कर रहे होते हैं। तभी एक पुजारी अचानक से वहां आकर कहता है, मुझे माफ कीजिएगा पर यह खबर जरूरी है। लॉर्ड ह्यूज का लेटर बुलेटिन बोर्ड पर लगा है, जिसमें ये लिखा है कि वो अपनी बहन की शादी फिरगैट परिवार के बड़े बेटे रॉय फिरगैट से करने वाले हैं। ये खबर सुनकर पुजारी आपस में कहते हैं, यानी अब फिरगैट फैमिली रॉयल फैमिली का हिस्सा बन गई है, तो क्या अब हम उन लोगों को सजा नहीं दे पाएंगे? मेन पुजारी यानी एंजो के डैड आज बिशप जोर जोर से हंसने लगता है। वो सोचता है, ह्यूज मैनमंड, तो ये आदमी अब इतना बड़ा हो चुका है और हमारे खिलाफ जाना चाह रहा है। देन थियो सोच रहा होता है, वो सब क्या था? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही थी? पर ऐसा नहीं लगता। नोएमी कहती है, सर थियो, जब आप इन लोगों के बॉस के साथ में थे
तो क्या हुआ था? उस समय आपको देखकर लगा कि आप अपने आपे में नहीं थे। थियो बोलता है, ये बताना मुश्किल है। नोएमी कहती है कि आप सच कह रहे हैं या फिर आप ये बहाना बना रहे हैं क्योंकि ये बात मुझे नहीं बताना चाहते। थियो कहता है, नोएमी तुम ये क्या कह रही हो? वो बोलती है, यहाँ तक कि जब मैंने अतीत में आपसे आपकी विरासत के बारे में पूछा था तो आपने कहा कि मुझे इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं, और आज भी आपने मुझसे ये बात छिपाई कि आपके पास उस क्राउन का टुकड़ा था। आखिर मैं कब तक बिना कुछ जाने आपके साथ में खड़ी रहूं? मैं चाहती हूँ कम से कम आप मुझे कुछ तो बताइए, लेकिन अगर आप ये कहते रहेंगे कि आप कुछ नहीं जानते तो आप ही बताइए मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाऊंगी। हम एक साथ में रहने के लिए केवल इसीलिए सहमत हुए थे कि हम दोनों ही खुश रह सके, है ना? मैंने सोचा कि भले ही हम आम कपल की तरह प्यार ना करें, पर कम से कम हम एक दूसरे पर भरोसा तो कर ही सकते हैं। पर लगता है ये सोचना मेरी भूल थी। थियो कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं श्योर नहीं था और इन बातों को शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। मेरा आयरन क्राउन तुम्हारे परिवार के पास में है। हम दोनों को सिनर्स ने किडनैप कर रखा है। ये सारी बातें सोचकर ही मेरा सर फटा जा रहा है। नोएमी बोलती है, तो फिर तुम अपनी बातें सिर्फ अपने तक ही क्यों रखते हो? वहाँ हम दोनों साथ मिलकर कोई तरकीब निकाल सकते हैं। क्या मैं अभी भी तुम्हारी नजरों में वही नादान प्रॉफिट हूँ? पर हाँ, मुझे सब समझ आ गया। अब तुम्हें ये मालूम हो गया है कि तुम्हारे क्राउन के टुकड़े कहाँ पर है, तो अब मैं आपके लिए एक बोझ बन चुकी हूँ, है ना? क्योंकि अब आपको मेरी कोई जरूरत नहीं सर थियो। आपको तो वो चीज मिल ही जाएगी जिसको आप इतने समय से ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर थियो को ओलाय की कही बात याद आती है कि जब तुम अपनी इच्छा को फॉलो करोगे तुम नोएमी के बजाय आयरन क्राउन को ही चुनोगे। वो सोचता है, नहीं, पर मैं जो चुनना चाहता हूँ। थियो बोलता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? क्या तुम चाहती हो हम अपना अग्रीमेंट खत्म कर लें? नोएमी कहती है, लोग हमेशा उस चीज को दूसरों से छिपाते हैं जिसकी वो सबसे ज्यादा रक्षा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी यही करते हैं। इसीलिए सर थियो, आप मुझसे अपना आयरन क्राउन छिपा रहे हैं क्योंकि वो आयरन क्राउन आपके लिए मुझसे भी कहीं ज्यादा कीमती है। वो दुखी होकर सोचती है, सर थियो, अब मैं आपके लिए किसी काम की नहीं बची हूँ और इसी बात से मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। वो बोलती है, हमें अपने अग्रीमेंट को खत्म कर देना चाहिए। चलिए हम इस झूठी शादी के नाटक को अब खत्म कर देते हैं। थियो कहता है, तुम ऐसी बातें इतने हल्के में मत कहो। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं ये अग्रीमेंट खत्म करना चाहता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी कहूंगा। नोएमी बोलती है, मैं भला आपकी बात पर कैसे यकीन करूँ? आप हमेशा वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं। थियो कहता है, अगर तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर सकती तो तुम मेरे फ्यूचर पर भरोसा करो। तुम तो हमेशा अपने देखे गए विजन पर ही ज्यादा विश्वास करती हो। हाँ तो नोएमी, तुम मुझे चूमो और विजन देखो। नोएमी अपना सर झुकाकर कहती है, जब मुझे किडनैप किया गया तो मैंने एक विजन देखा जहाँ मैं फिर से ओलैक की कैदी बनने जा रही थी। मुझे लगा कि मैं ओलैक से छुटकारा पालूंगी, पर ये मेरी भूल थी। मैं ठीक वही पहुंचने जा रही हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। मैं इससे चाहे कितना ही भाग लूं और कितने ही बचने की कोशिश करूं, मैं नहीं बच सकती। वो जोर जोर से रोते हुए बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ सर थियो। थियो सोचता है सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि उसने कहा था। नोएमी ये देख सकती है कि मैं बदल गया हूँ। आखिर मैं उसके जाल में कैसे फंस गया? वो बोलता है, ये सब मेरी गलती है। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैं गाँव में घायल होकर लौट रहा था? उस दिन मैं ओलैक से मिला। मैं गॉड पर यकीन तो नहीं करता था, लेकिन जिसे मैंने देखा वो इंसान तो नहीं था। उसने मेरे सामने उस आयरन क्राउन के टुकड़े को रखा जिसे मैं ढूंढ रहा था। हालांकि मुझे पता था कि ये उसकी चाल है, फिर भी मैं इसमें फंस गया। लेकिन जब टेंट में लौटने पर मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तब मुझे इसका पछतावा हुआ। इस समय हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी गलती है। प्लीज नोएमी, मुझे माफ कर दो। नोएमी कहती है, ओलैक को यह हमेशा से पता होता है कि इंसानों को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। उसने आपको आयरन क्राउन का एक टुकड़ा दिया क्योंकि उसे पता था कि एक बार ये आपके पास आ गया तो आप मेरे साथ नहीं रहना चाहेंगे। उसे ये मालूम था कि मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि अगर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा। क्यों बोलता है, हाँ मैं भी यही फील करता हूँ। मुझे इस बात का डर था कि मेरा ये फैसला, इसकी वजह से मुझे सिर्फ पछतावा ही होगा। पर इस समय मैं सिर्फ एक चीज के बारे में सोच सकता हूँ, मैं चाहे जो रास्ता अपनाऊं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ में रहो नोएमी। हम अब भी तुम्हारे उस खतरनाक फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो चलो अब से हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ने का कोई रास्ता खोजते हैं। नोएमी सोचती है सर थियो के साथ में। वो आगे जाकर उसे किस कर लेती है। वो बोलती है, जिस दिन मैं आपसे मिली मुझे हमेशा आपकी वजह से ही जिंदा रहने की प्रेरणा मिली। अगर आप इससे सहमत है तो मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा इसी तरह से आगे बढ़े और साथ में रहें। थियो का फेस लाल हो जाता है। नोएमी कहती है, लेकिन हाँ, मैंने कोई विजन देखने के लिए आपको नहीं चूमा, ठीक है? वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। वो पूछती है, वैसे क्या आप भी डेविल के गाने के बारे में जानते हैं? थियो पूछता है, क्या? नोएमी बताती है, डेविल का गाना, अभी मुझे एक विजन दिखा था। आप यही गाना उनके बॉस के सामने गा रहे थे। उसकी कुछ लाइन इस तरह थी, एक बार एक सांप और नेवले की लड़ाई हुई, सांप ने नेवले को मार डाला। तभी थियो बोलता है, हाँ, पर उस नेवले का दांत सांप की गर्दन के पीछे गड़ा हुआ था। वो सोचता है, ये गाना तो मेरी ग्रेट आंटी गाया करती थी। तो अब इस उलझी हुई कहानी के साथ में भी ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है।